हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर परागण को डिस्कस किया था और पॉलिनेशन जो प्रोसेस होगी पौधों के अंदर उसकी आवश्यकता पौधों में क्यों पड़ी। तो हमने ये बताया था कि भाई पौधों के अंदर जो एंजियोस्पर्म जो पौधे हैं उनके जो नर युग्मक वो जो मादा युग्मक हैं वो अगतिशील है, अचल है और निषेचन के लिए इनको पास पास आना बहुत ही ज़रूरी है। तो पौधों के अंदर एक प्रक्रिया का निर्माण हुआ जिसे हम परागण कहते हैं। और परागण के अंदर हमने देखा था कि भाई पुष्प के जो पराग कण हैं वो किसी भी विधि द्वारा वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो उस प्रोसेस को अपन परागण के नाम से जानते हैं। परागण 3 प्रकार का होता था। उसमें सबसे पहला था स्वयुग्मन, दूसरा था सजात पुष्पी परागण और तीसरा है पर परागण। तो इसका जो परागण का जो पहला प्रकार है वो स्वयुग्मन, इसको अपने को पढ़ना। क्या होगा स्वयुग्मन के अंदर, आपको ध्यान रखना, जैसे ये कोई पौधा है, इसके ऊपर ये कोई पुष्प लगा हुआ और इस पुष्प के अंदर ये जैसे इसका स्त्री केसर वाला भाग है, ये इसकी वर्तिकाग्र है, वर्तिका है अंदर की तरफ अंडा से, और साथ ही साथ इसके अंदर ये पुंकेसर लगा हुआ। तो जब ये पुंकेसर और परागकण साथ साथ परिपक्व हो जाएंगे, पुंकेसर व स्त्री केसर साथ साथ परिपक्व हो जाएंगे तो ये जो परागकण वातावरण से मुक्त हो जाएंगे और यहाँ के ये जो परागकण है ये इस वर्तिकाग्र पे आ रहे। क्या हुआ, यहाँ पे एक ही पुष्प है, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच रहे हैं तो उस घटना को अपन किस नाम से जाने जाएंगे, स्वयुग्मन। अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, किसी पौधे पर स्थित, ये पौधा है, किसी पौधे पर स्थित पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचना स्वयुग्मन कहलाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जो पुष्प है वो समान है। जब समान पुष्प के अंदर परागण की प्रोसेस हो रही है तो वो किस नाम से जानी जाएगी, स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं। पुष्प अलग अलग नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये आपको केवल एक लाइन याद रखना है, ये समान पुष्प के बीच में होने वाला परागण स्वयुग्मन कहलाएगा। अब स्वयुग्मन की कुछ शर्तें हैं कि पौधों के अंदर स्वयुग्मन, कौन से पौधों के अंदर या कौन से पुष्प के अंदर स्वयुग्मन होने की जो चांस है, संभावना है, वो बढ़ जाती है। तो पहला शर्त ये है कि पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। हम जानते हैं कि द्विलिंगी पुष्प कैसे किसे कहेंगे। ये जैसे मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, तो द्विलिंगी का मतलब ऐसा पुष्प जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही स्थित है। पुष्प एक ही है, उसमें पुंकेसर भी है और स्त्री केसर है, अर्थात पुमंग व जायांग जब दोनों एक ही भाग में, एक ही पुष्प में उपस्थित होते हो तो ऐसे पुष्प को अपन किस नाम से जानते हैं, द्विलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। तो पहली कंडीशन है, तो पुष्प अगर द्विलिंगी है तो ये चांस बढ़ जाता है कि स्वयुग्मन हो जाए। दूसरी चीज़ है समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता का मतलब यदि उसी पुष्प के अंदर पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों साथ साथ परिपक्व हो रहे हैं, परागकण और इधर से भ्रूणकोश साथ साथ पुंकेसर व स्त्री केसर परिपक्व हो रहे हैं तो उस घटना को अपन क्या बोलेंगे, समकाल परिपक्वता। यदि किसी पुष्प के अंदर समकाल परिपक्वता होती है, अर्थात पुंकेसर व स्त्री केसर साथ साथ परिपक्व होते हैं, तो उनमें भी ये संभावना बढ़ जाती है कि कौन सा परागण हो सकता है, स्वयुग्मन हो सकता है। तीसरी चीज़, जो पुंकेसर व स्त्री केसर इनमें लंबाई में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पुंकेसर हाइट में कुछ ज़्यादा ही लंबा है, वर्तिकाग्र बिल्कुल छोटी है, या फिर उल्टा हो जाए, वर्तिकाग्र लंबी है और पुंकेसर छोटे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर स्वयुग्मन की संभावना घट जाती है। लेकिन यदि पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों पास पास स्थित है, समान लंबाई के हैं, तब भी स्वयुग्मन के चांस बढ़ जाते हैं, पास पास। तो ये तीसरा पॉइंट अपने को याद रखना कि पुंकेसर व स्त्री केसर पास पास होने जरूरी है। नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये अगर कंडीशन है 4 वाली, जिसको अपन क्लिस्टोगैमी कहेंगे। क्लिस्टोगैमी, इसका मतलब वे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं, कभी खुलते नहीं, बंद रहेंगे, खुलते नहीं है, तो वो जो सदैव बंद रहने वाले पुष्प को अपन क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमी। पहले तो अपने को ये ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इन पुष्प के अंदर तो दूसरा परागण हो ही नहीं सकता है, सदैव बंद रहेंगे। सदैव बंद का मतलब जैसे ये कोई पुष्प है, इसके अंदर की तरफ ही ये स्त्री केसर वाला भाग है और इसके अंदर भी ये पुंकेसर वाला भाग है। अब ये पुष्प खुल ही नहीं रहा, तो यही संभावना है कि भाई यहाँ के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएंगे। तो जो पुष्प क्लिस्टोगैमी होंगे वो सदैव क्या रहते हैं, बंद रहेंगे। और क्लिस्टोगैमी पुष्प के अंदर ये आपको ध्यान रहा, हमेशा कौन सा परागण होगा, स्वयुग्मन होगा, ऑटोगैमी ही होगी। ये अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना। एक बार वापस अपन चर्चा करते हैं स्वयुग्मन का क्या हुआ। स्वयुग्मन के अंदर किसी पौधे पे कोई पुष्प है, उस पुष्प के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पे पहुंच रहे हैं
तो ऐसे परागण को अपन शोक युग्मन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पुष्प समान है, बस एक लाइन याद रखें। द्विलिंगी अगर पुष्प है, द्विलिंगी का मतलब पुंमंग या पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है, एक ही पुष्प के अंदर है, तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा? द्विलिंगी पुष्प कहलाएगा। यदि द्विलिंगी पुष्प है तो शोक युग्मन की संभावना ज़्यादा रहेगी। और यदि समकाल परिपक्वता है, दोनों साथ साथ परिपक्व हो रहे हैं, तो भी संभावना ज़्यादा बनी रहेगी। और पुंकेसर व स्त्री केसर पास पास होने भी बहुत ज़रूरी है, तो भी उनमें शोक युग्मन की संभावना बढ़ जाती है। और क्लिस्टोगैमी अगर पुष्प है तो उनके अंदर तो हमेशा कौन सा परागण होगा? तो कि शोक युग्मन होगा। क्यों होगा शोक युग्मन? क्योंकि ये पुष्प हमेशा क्या रहेंगे? बंद रहते हैं। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है क्लिस्टोगैमी के अंदर। अब उसके अंदर अपने को 3 पौधों, यहाँ पर मैं नोट लगा दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लिस्टोगैमी का। अगर मैं यहाँ नोट लगा के एक बात बताऊँ आपको कि 3 पौधे हैं, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी तरह से इनके नाम दिए हुए हैं। कोमेलिना, अच्छी तरह से रट्टा मार लेना इन नामों के, कोमेलिना, वायोला और ऑक्जेलिस। वायोला और ऑक्जेलिस, ये जो पौधे हैं इनके अंदर 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, 2 प्रकार के फ्लावर इनके अंदर, पौधे के अंदर 2 अलग अलग प्रकार के फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो इन पौधों के अंदर, तीनों के अंदर, भले मैं वायोला की बात करूं या ऑक्जेलिस की बात करूं, इन सभी पौधों के अंदर 2 प्रकार के पुष्प, 2 पुष्प नहीं, 2 अलग अलग प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं। 2 प्रकार के पुष्प, 2 प्रकार के पुष्प। और ये 2 प्रकार के पुष्प के अंदर पहला कौन सा पुष्प है? नंबर फर्स्ट, उन्मील परागणी। हिंदी में उन्मील परागणी बोलेंगे, उन्मील परागणी और परागणी पुष्प, उन्मील परागणी पुष्प। और जिसको अपन छेजोगैमी बोलते हैं, इंग्लिश में आपको याद रखना, छेजोगैमी, छेजोगैमी। ये पुष्प क्या होगा? उन्मील परागणी, जो पहले प्रकार के जो पुष्प है छेजोगैमी है, वो सदैव खुले रहते हैं। जब सदैव खुले रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसमें शोक युग्मन होगा, पर परागण या सजात पुष्प भी हो सकता है। तो सदैव खुले रहने वाले जो पुष्प होंगे वो कौन से हो जाएगी? उन्मील परागण। और दूसरा अभी हमने डिस्कस किया था कि इन पौधों के अंदर एक अउन्मील परागणी भी पुष्प होंगे, अउन्मील, अउन्मील परागणी पुष्प, अउन्मील परागणी पुष्प। और जिसको अपन किस नाम से जानेंगे? क्लिस्टोगैमी के नाम से जान रहे हैं, क्लिस्टोगैमी। ये आपको ध्यान रखना। और ये जो क्लिस्टोगैमी पुष्प होंगे, अउन्मील परागणी पुष्प, और उनके अंदर तो सदैव कौन सा परागण होगा? तो उनके अंदर कौन सा हो जाएगा? शोक युग्मन होगा। तो ये कभी कभी पूछते हैं कि भाई क्लिस्टोगैमी पुष्प कौन से पौधों के अंदर देखने को मिलेंगे? तो क्लिस्टोगैमी जो पुष्प होंगे, सदैव बंद रहने वाले जो पुष्प होंगे, वो इन कोमेलिना, वायोला और ऑक्जेलिस के अंदर मिलेंगे। और एक लाइन और भी लिख लो क्लिस्टोगैमी के अंदर, यहाँ पर भी लिख लो बोले, सदैव बंद रहने वाले जो पुष्प सदैव बंद रहेंगे और अउन्मील परागणी पुष्प कहलाएंगे, और उसके अंदर हमेशा शोक युग्मन की संभावना ज़्यादा रहती है। चलो सर, तो ये पहला प्रकार हो गया परागण का, जिसमें पुष्प समान है, एक ही पुष्प के अंदर परागण अगर संपन्न हो रहा है तो उसको अपन शोक युग्मन कहेंगे। दूसरा जिनेटोगैमी है, नंबर 2 करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। बिल्कुल सिंपल सा है परागण का टॉपिक, ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। वैसे सजात पुष्पी परागण, अब इसके अंदर क्या होगा? केवल एक डेफिनेशन समझ लो आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई इसके अंदर होगा क्या। जैसे ये एक कोई पौधा है, उस पौधे पर 2 अलग अलग पुष्प स्थित है, ये जैसे पुष्प स्थित है, ये इसका स्त्री केसर वाला भाग, ये इसका पुंग केसर वाला भाग। सेम एक और पुष्प यहाँ बना दो आप, ये एक और पुष्प मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर आप देखो ध्यान से, ये इसका स्त्री केसर वाला भाग और ये इसका पुंग केसर। अब आप तो समझ गए होंगे कि भाई इसमें क्या होगा। तो पौधा यहाँ पर सेम है, ये 2 चीज़ें याद रखना, पौधा समान, पौधा तो क्या है? समान, पौधा एक ही है, एक ही पौधा है, पौधा समान है। और दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे, पुष्प क्या है? अलग अलग है,
पौधा समान है, पुष्प अलग है। देखो क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ के अगर पुंकेसर उड़ के इस पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच रहे, यहाँ पर यहाँ के परागकण यहाँ पे जा रहे हैं, तो ऐसे परागण को अपन क्या बोलेंगे, सजात पुष्पी परागण। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है कि एक ही पौधे पर स्थित किसी एक पुष्प के पराग कणों का किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचना, वो सजात पुष्पी परागण कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल सा, पौधा समान रहेगा और यहाँ पे पुष्प क्या हो जाएगा, अलग अलग है। तो उस पौधों के अंदर भी उन पौधों के अंदर सजात पुष्पी परागण होगा। अब सजात पुष्पी परागण की एक बात है कि सजात जो पुष्पी परागण है वो क्रियात्मक रूप से पर परागण, अब पर परागण के अंदर तो पौधे चेंज हो जाएंगे, वैसे तो क्रियात्मक रूप से, ये थोड़ा एक लाइन याद रखना, सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से तो क्या है, ये पर परागण। अगर देखें कि तो यहाँ फ्लावर चेंज हो रहे हैं तो इसको आप एक प्रकार से पर परागण भी कह सकते हो। तो क्रियात्मक रूप से तो ये क्या है, पर परागण है। लेकिन अगर अपन आनुवांशिक रूप से देखें, जेनेटिक्स के तौर पे देखें इसको, तो ये स्वयुग्मन के समान ही है, क्योंकि पुष्प तो एक ही पौधे के। तो ये लाइन आपको अच्छी तरह से याद रखनी कि आनुवांशिक रूप से जो सजात पुष्पी परागण है वो क्या हो जाएगा, स्वयुग्मन है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। सजात पुष्पी क्रियात्मक रूप से पर परागण है, जबकि आनुवांशिक रूप से ये स्वयुग्मन है। पर परागण क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पुष्प चेंज हो रहा है, फ्लावर चेंज हो रहा है, तो वो क्रियात्मक रूप से वो क्या हो जाएगा, पर परागण। लेकिन तो वो दोनों फ्लावर एक ही पौधे पर स्थित है, तो वो जो जीन होंगे तो वो तो लगभग सेम ही है, तो आनुवांशिक रूप से वो क्या हो जाएगा, स्वयुग्मन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सजात पुष्पी परागण। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना कि सजात पुष्पी परागण, तो मैं वापस बता दूं, सजात पुष्पी परागण के अंदर ऐसा परागण जिसके अंदर पौधा समान है, एक ही पौधे पर स्थित दो अलग अलग पुष्प के बीच में यदि परागण की क्रिया हो रही है, तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे, सजात पुष्पी परागण। अब इसके अंदर भी वही प्रोसेस चलेगी, भी शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, तो लगभग इसमें भी द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए, एक लिंगी पुष्प में भी हो सकता है। जैसे अगर आप याद करो, एक ऐसा पौधा है, जैसे अगर अपन मक्के की बात करें तो मक्के के शीर्ष भाग के अंदर नर पुष्प होंगे। शीर्ष भाग पे कौन से पुष्प लगे होते हैं, नर पुष्प लगे होते हैं, और नीचे की तरफ आधार भाग में यहाँ फीमेल फ्लावर लगे होंगे, यहाँ पे मादा पुष्प लगे होते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर पुष्प द्विलिंगी है ही नहीं, ये केवल मादा पुष्प है, स्त्री केसर वाले हैं, और ऊपर वाले जो पुष्प लगेंगे सारे के सारे यहाँ पे, वो सारे के सारे कौन से पुष्प है, नर पुष्प। अब यहाँ से नर पुष्प से मादा पुष्प तक परागण पहुँच रहे हैं, तो बताओ ये तो कौन सा परागण हो जाएगा, सजात पुष्पी, क्योंकि पौधा एक ही है। यहाँ से यहाँ के परागण इस पुष्प पे आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन अगर एक लिंगी कंडीशन है, ये जो कंडीशन मैंने बताया वो कौन सी कंडीशन है, एक लिंगी। तो बताओ एक लिंगी परागण में कौन सा परागण, एक लिंगी पुष्प के अंदर कौन सा परागण कभी नहीं होगा। तो एक लिंगी वाला है उसमें स्वयुग्मन तो कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्यों, या तो पुंग केसर है या फिर क्या है, स्त्री केसर है। परागण के लिए इनको पुष्प चेंज करना ही पड़ेगा। तो एक लिंगी जो पुष्प होंगे वो उसके अंदर स्वयुग्मन कभी नहीं होगा। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, स्वयुग्मन कभी नहीं होगा, क्योंकि स्वयुग्मन के लिए तो उसी पुष्प में वर्ती पुंग केसर व स्त्री केसर होना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा सजात पुष्पी परागण। तीसरा जो इम्पोर्टेंट परागण का जो तीसरा जो प्रकार है जिसको अपन देखेंगे वो है पर परागण। पर परागण, और वो हो जाएगा पर निषेचन। पर निषेचन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये तो आपको परिभाषा अब आपको समझ में आ रही होगी कि इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा। तो इसके अंदर पौधे चेंज हो जाएंगे। पहले परागण जो पढ़ा हमने स्वयुग्मन के अंदर, उसके अंदर तो पुष्प सेम है। दूसरे के अंदर हमने पढ़ा कि पौधा तो समान है लेकिन पुष्प अलग अलग। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि ये एक पौधा है ए नाम का, और ये एक दूसरा पौधा है, जाति वो एक ही है, और यहाँ के जो पराग कण है, ये मैं फटाफट यहाँ बना लूँ, ये पुष्प, ये दूसरे पौधे पर ये पुष्प है, ये इसका स्त्री केसर भाग है, ये इसके यहाँ पर परागकण। तो यहाँ के परागकण उड़ के उस दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र, पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुँच रहे हैं।
तो ऐसे परागण को हम क्या कहेंगे, पर परागण या पॉलिनाइजेशन। परिभाषा पूछे तो यहाँ 2 लाइनें याद रखना, पौधा यहाँ पर एक लाइन याद रखना कि पौधा अलग अलग है, पौधे अलग अलग, प्लांट ही अलग अलग है, अलग अलग। पौधे अलग अलग है तो पुष्प तो अलग होगा ही, ये तो फिक्स है, पुष्प अलग अलग। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं परिभाषा बोलूं, किसी एक पौधे पर स्थित पुष्प के परागकणों का किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वो क्या कहलाएगा, पर परागण। यहाँ पर पौधे अलग अलग हो रहे हैं, ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, तो वो जो परागण होगा वो कौन सा हो जाएगा, पर परागण। और इन तीनों में से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक नोट लगा सकते हैं कि ये पर परागण एकमात्र ऐसा परागण है जिसमें आनुवांशिकी रूप से भिन्न, थोड़े बहुत कैरेक्टर चेंज होंगे, आनुवांशिकी रूप से भिन्न परागकण पहुंचते हैं, रूप से भिन्न, आनुवांशिकी रूप से भिन्न प्रकार के परागकण। ये थोड़ा आपको अच्छी तरह से याद रखना कि यहाँ पौधे अलग अलग हैं, तो जो परागकण आएंगे वो आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। उस पौधे के तो परागकण वो है ही नहीं, वो तो बाहर से दूसरे पौधे से आ रहे हैं, तो परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ये अपने को ध्यान रखना, वर्तिकाग्र तक पहुंचते। तो ये 3 हमने परागण का डिस्कस किया। पहला जो प्रकार था वो शोक युग्मन है, बिल्कुल रिवाइज कर लो आप, दिमाग में बिठा दोगे शोक युग्मन क्या होगा, जिसके अंदर पौधा समान है, पुष्प भी समान है। सजात पुष्पी परागण के अंदर पौधा समान है लेकिन 2 अलग अलग पुष्प होंगे, और पर परागण के अंदर यहाँ दोनों पौधे ही अलग हैं तो पुष्प तो अलग अलग होंगे। तो ये जो परागण होंगे वो पर परागण के नाम से जानते हैं। अब ये जो तीनों में से कोई भी परागकण हो रहा, भले वो शोक युग्मन हो, सजात हो या फिर पर परागण हो, परागकणों को माध्यम या कारकों द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। परागकणों को माध्यम या माध्यम या कारकों द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। परागकणों को माध्यम या कारकों द्वारा, किसके द्वारा, माध्यम या कारकों द्वारा कहाँ पे पहुंचाया जा रहा है, वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जा रहा है। अब ये माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये कारक जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई वो कौन से कारक हैं जो परागण की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो ये जो कारक या माध्यम या जो कारक है उसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि भाई ये कौन कौन से कारक हैं जो परागण की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो पहला तो अजैविक कारक है, जिसमें जीवों का योगदान है ही नहीं, उस प्रोसेस को करने के कुछ अजैविक कारक होंगे। परागण जब अजैविक कारकों द्वारा होता है, अजैविक कारक। और दूसरे जो हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, जैविक कारक। जीवों के द्वारा यदि परागण की क्रिया संपन्न होती है तो वो कारक कौन से हो जाएंगे, जैविक कारक। अब अजैविक कारक के अंदर 2 इंपॉर्टेंट याद रखना है। या तो हवा द्वारा उड़ के, कुछ पौधे ऐसे होंगे जिसके अंदर परागकण वायु द्वारा परागकण उड़कर किसी वर्तिकाग्र पे पहुंच रहा है, तो अजैविक कौन सा हो सकता है, वायु द्वारा, जिसको अपन वायु परागण बोल सकते हैं, वायु परागण हो सकता है। हवा के द्वारा परागकण उड़कर किसी वर्तिकाग्र पे पहुंच रहे तो वो कौन सा हो जाएगा, वायु परागण। दूसरा जो प्रकार होगा, यदि किसी जल की सहायता से पानी में तैर के परागकण किसी वर्तिकाग्र पे पहुंच रहे, जलीय पौधों के अंदर ये होने को देखने को मिलेगा, जल परागण। तो या तो उनके अंदर वायु परागण हो सकते हैं और जल परागण। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि वायु परागण न बोल के आप इसको एक स्पेशल साइंटिफिक शब्द है इसका, एनीमोफिली। फिली का मतलब होगा परागण, एनीमो का मतलब होता है हवा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हवा के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाएगा,
तो उसको अपन क्या कहा जाएगा, एनीमोफिली। ये सवाल आप अच्छी तरह से याद रखना। और इसी प्रकार जल है, जल को अपन साइंटिफिक भाषा में हाइड्रो बोलते हैं, और फिली को अपन क्या बोलेंगे, परागकण। तो ये थोड़ा शब्द आपको याद रखना, हाइड्रोफिली। जल के द्वारा होने वाला जो परागण होगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिली कहलाएगा। तो ये दोनों अजैविक कारक हो गए। परागण के दो अजैविक कारक है कि अगर वो हवा के द्वारा या वायु के द्वारा उड़ के परागण वर्तिकाग्र पे पहुंच रहे तो वो एनीमोफिली है, और जलीय पौधों के अंदर वो जल की सहायता से तैरकर यदि वर्तिकाग्र के तक पहुंच रहे तो वो हाइड्रोफिली है। उसके अलावा जैविक कारक में बहुत सारे जंतु हो सकते हैं, जो जंतु परागण, नॉर्मली इसको अपन पहले बाद में जंतु परागण बोलते हैं। कोई भी जंतु अगर भाग ले रहा है तो जब भी जंतु को अपन साइंटिफिक भाषा में जू बोलते हैं, तो जंतु परागण हो रहा था उसको बोलेंगे जूफिली, जूफिली। और यदि परागण की प्रक्रिया पक्षी द्वारा हो रही, कि कोई पक्षी है, पक्षियों की सहायता से परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जा रहे हैं, तो पक्षी द्वारा जो परागण होगा उसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली। ध्यान रखना, फिली का मतलब यहाँ पर परागण है, और ऑर्निथो का मतलब पक्षी है, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। तो ये एक साइंटिफिक शब्द आप याद रखना। पक्षियों से किसी को डर लग रहा था उसको बोलेंगे ऑर्निथोफोबिया। तो ये बस शब्द पकड़ लेना, ऑर्निथोफिली। पक्षियों के द्वारा अगर कोई परागण हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑर्निथोफिली। दूसरी जो चीज़ है चमगादड़, चमगादड़ के द्वारा यदि परागण, चमगादड़ के द्वारा यदि परागण हो रहा है, ऐसे परागण को अपन काइरेप्टेरोफिली कहेंगे। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ये शब्द आप जरूर रखना कि चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण कहलाएगा काइरेप्टेरोफिली। उसी प्रकार से घोंघा द्वारा हो रहा है, मोलस्का संघ का प्राणी है घोंघा, तो घोंघा के द्वारा अगर हो रहा है परागण तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली, मेलेकोफिली कहेंगे। फोंगी के द्वारा होने वाला परागण मेलेकोफिली। उसी प्रकार चींटी द्वारा हो रहा है, चींटी के द्वारा जो परागण होगा उसको अपन मर्मेकोफिली कहेंगे, मर्मेकोफिली, मर्मेकोफिली। और कीटों के द्वारा अगर कोई होगा, चट्टा मैं इधर ही लिख लेता हूँ, कीटों के द्वारा, कीट परागण, कीट के द्वारा होगा तो उसको एंटीमोफिली कहेंगे। ध्यान रखना, कीटों का साइंटिफिक नाम है एंटीमोफिली। जैसे कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी, एंटीमोफिली। कीटों से अगर डर लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एंटीमोफोबिया हो जाएगा। तो कीटों के द्वारा जो परागण होगा वो एंटीमोफिली कहेंगे। तो हमने यहाँ पर ही देखा कि भाई परागण का माध्यम कौन कौन सा हो सकता है। तो परागण के माध्यम दो हो सकते हैं, कि एक तो वो अजैविक कारकों द्वारा परागण वर्तिकाग्र पे पहुँच रहे हैं, या फिर वो किसी जीवित जीवों के द्वारा पहुँच रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएंगे, जैविक कारक हो जाएंगे। अजैविक दो ही है अपने कोर्स के अंदर, ध्यान रखें। तो वायु द्वारा जो परागण होगा वो एनीमोफिली कहलाएगा, और जो जल द्वारा होगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिली कहलाएंगे। और इसी प्रकार जंतु परागण है, नॉर्मल जंतुओं द्वारा हो रहा है तो कॉमन शब्द कौन सा हो जाएगा, जूफिली। अगर अलग अलग जंतु है, जैसे अगर वो स्पेशल पक्षियों के द्वारा हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑर्निथोफिली। कुल मिलाकर ये जूफिली के सब प्रकार है। यदि वो चमगादड़ के द्वारा हो रहा था वो क्या हो जाएगा, काइरेप्टेरोफिली। घोंघे के द्वारा हो रहा था वो कौन सा हो जाएगा, मेलेकोफिली। और चींटी के द्वारा हो रहा था वो कौन सा हो जाएगा, मर्मेकोफिली। तो ये सारे के सारे परागण है। तो एक बार अपन रिवाइज करते कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने परागण की प्रकारों को हमने देखा है कि नॉर्मली जो परागण होंगे वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला कौन सा था, शोक युग्मन। शोक युग्मन के अंदर समान पुष्प होगा, समान पुष्प के मध्य परागण की क्रिया होती है तो उसको अपन शोक युग्मन कहेंगे। द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए, समकाल परिपक्वता होना चाहिए, पुंकेसर स्त्री के सर पास पास होना चाहिए। ये सारी की सारी इसके अंदर शर्तें थी। उसके बाद में क्लिस्टोगैमी एक शब्द आया था कि क्लिस्टोगैमी जब भी पुष्प होंगे उसके अंदर हमेशा कौन सा होगा, शोक युग्मन, क्योंकि ये पुष्प हमेशा बंद रहते हैं। अब क्लिस्टोगैमी पुष्प 3 पौधे हैं, कोमेलिना, वायोला, ऑक्जिलिस। इन सभी के अंदर 2 प्रकार के पुष्प देखने को मिलता है। एक पुष्प तो हो जाएंगे छेजोगैमी और दूसरे कौन सा हो जाएंगे, क्लिस्टोगैमी। छेजोगैमी के अंदर तो तीनों प्रकार की संभावना है, लेकिन जो क्लिस्टोगैमी होगी उसके अंदर केवल और केवल शोक युग्मन की संभावना है। उसके बाद सजात पुष्पी परागण के अंदर हमने देखा पौधा एक ही है, लेकिन उस पौधे के 2 अलग अलग पुष्प के मध्य अगर परागण हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण के बारे में एक बात याद रखनी है कि ये क्रियात्मक रूप से तो क्या है, पर परागण है, लेकिन आनुवंशिक रूप से शोक युग्मन है, क्योंकि पुष्प तो उसी पौधे का है तो आनुवंशिक रूप से शोक युग्मन है।
पर परागण या पर निषेचन की बात करते हैं, यहाँ पौधे अलग अलग हो जाएंगे और पुष्प भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और पर परागण में ध्यान, तीनों में से पर परागण में ही आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। अब इन परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुँचाने के लिए कुछ माध्यम या कारकों की आवश्यकता होगी। वो कौन से, कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, अजैविक कारक व जैविक कारक। थैंक यू। कल अगली क्लास के अंदर अपन अजैविक कारकों को डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।